रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट भारत के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट कोलफील्ड बेल्ट है जो वेस्ट बंगाल के पश्चिम बर्धमान में लोकेटेड है। भारत में पहली बार इस रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट में कोल माइनिंग शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने 1774 में, और आज भी इस रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट में 100 से भी ज़्यादा कोल माइंस एक्टिव है। सारे माइंस को मिला के 50 से 60 मिलियन टन कोल निकाला जाता है हर साल, और 49 बिलियन टन कोल अभी तक मौजूद है जो 800 से 900 साल तक चल सकता है। ये रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट काफ़ी बड़े हैं जो बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान और झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्सों तक ये फैला हुआ है। अभी जो माइंस को आप देख रहे हो ये है इटापाड़ा ओपन पिट कोल माइंस जो पश्चिम बर्धमान में स्थित है। यहाँ से आसनसोल लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है और रानीगंज 27 किलोमीटर दूर। ये इटापाड़ा कोल माइंस को 2018 में ओपन किया गया था और 2023 से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ। 2023 में इसका 0.2 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ जो 2 लाख टन होता है, लेकिन ये माइंस और भी बड़ा होगा और भी प्रोडक्शन इसका ज़्यादा बढ़ेगा। इस माइंस का डीप है 50 मीटर और इसका एरिया है 8.5 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका कैपेसिटी और भी बढ़ सकता है 2.7 मिलियन टन पर एनएम हो सकता है। इस माइंस को ऑपरेट ईसीएल के द्वारा किया जाता है और प्राइवेट कंपनी भी हिस्सा लिया है, नाम है आरके ग्रीन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस माइंस का लाइफ 26 से 30 साल माना जाता है क्योंकि काफ़ी सारा कोल रिजर्व इस एरिया में मौजूद है, और इस एरिया में ब्रिटिश टाइम में भी कोल माइनिंग किया जाता था। तब होता था अंडरग्राउंड कोल माइनिंग। उस टाइम का कोल माइनिंग का जो सुरंग होता था वो अभी भी दिखता है। दोस्तों, कोल माइनिंग को शुरू करने के लिए पहले जियोलॉजिकल सर्वे होता है जिसमें कोल रिजर्व का एस्टीमेट किया जाता है, फिर ऑफिशियल वर्क, फिर मिट्टी को हटाना जेसीबी से। जब हार्ड मटेरियल आए, पत्थर हो या कोयला, तो इस ड्रिल मशीन का यूज़ किया जाता है। उसमें ड्रिल किया जाता है, एक होल बनाया जाता है, फिर इस होल में एक्सप्लोसिव भरा जाता है जैसे ANFO स्लरी एक्सप्लोसिव, क्योंकि ये सब सेफ और पावरफुल होते हैं। और कुछ जगह में डायनामाइट का भी यूज किया जाता है। फिर ब्लास्टिंग टीम अपने कंट्रोल में लेते हैं और एक सीक्वेंस में ब्लास्ट किया जाता है ताकि अर्थ में वाइब्रेशन एक साथ ना हो। ब्लास्टिंग के बाद इस तोड़े हुए पत्थर और मिट्टी को निकाला जाता है माइन से बाहर, और इसी का नीचे मिलता है कोल का लेयर, और इस पत्थर और मिट्टी को हटाने के लिए हैवी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मशीन्स अभी लोड कर रहे हैं वो है टाटा लार्ज एक्सीवेटर। ये बहुत पावरफुल मशीन है और ये हाइड्रोलिक सिस्टम में चलता है, और ये बहुत ही पॉपुलर एक मशीन है। ये मशीन जिस चीज़ से कोल और पत्थर को उठा रहा है उस चीज़ को बॉकेट कहते हैं, और ये एक बॉकेट में 5 से 10 टन लोड को उठा सकता है। और जिस डंपर में ये लोड हो रहा है ये HR कंपनी का डंपर है। इसे टिपलेट ट्रक भी कहा जाता है। और भी ट्रक होते हैं जैसे टाटा, अशोक लाइलैंड, भारत बेज, वोल्वो, और ये है HR जो 35 से 55 टन लोड कैपेसिटी वाला ये सब गाड़ी होते हैं। और ये जो येलो कलर का गाड़ी लोड हो रहा है ये है ऑफ हाईवे माइनिंग डंप ट्रक। मतलब ये हाईवे के लिए अलाउ नहीं होता है, सिर्फ माइंस के लिए ही इसको डिजाइन किया है। स्पेशली ये माइंस में ही चल सकता है। इस माइनिंग डंप ट्रक को हॉलपैक का नाम से जाना जाता है, और इसको बनाते हैं कैप्टिप्लस नामक एक कंपनी जिसको शॉर्ट में कैट कहते हैं। ये कंपनी USA कंपनी है। ये हॉलपैक 100 टन पे लोड वाला है, मतलब 100 टन लोड को ये ले जा सकता है, और पर किलोमीटर में 4 से 6 लीटर फ्यूल को ये जलाता है। इस कैटरप्लस कंपनी का 100 से 400 टन लोड कैपेसिटी वाला ये माइनिंग डंप ट्रक है जिसका अलग अलग मॉडल नंबर है जैसे 777, 773, 793, 797, ऐसे करके अलग अलग लोड कैपेसिटी वाला ये होते हैं। ये हॉलपैक इस मिट्टी और पत्थर को माइन से कुछ दूर एक जगह ले जाके डंप करता है। उस एरिया को डंपिंग कहा जाता है। इस माइनिंग डंप ट्रक को बहुत सारा देश का कंपनी बनाते हैं अलग अलग ब्रांड का, जैसे जापान का कामात्सु ब्रांड। मॉडल है 830E, 960E जो 70 से 360 टन पेलोड वाला होते हैं। और जर्मनी बनाते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डंप ट्रक जो 360 से 400 टन पेलोड वाला होते हैं। और रसिया और बेलारूस भी शामिल है, और हमारा इंडिया भी पीछे नहीं है।
इंडिया में बनाया जाता है। बनाने वाला कंपनी का नाम है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, जो 35 से 150 टन पेलोड वाला डंपर को बनाते हैं। मॉडल नंबर है BH100, BH150। और दोस्तों ये सब गाड़ी का प्राइस करोड़ों में आता है। इस माइनिंग डंप ट्रक को हॉलपैक ही क्यों कहा जाता है, जबकि इसका ब्रांड भी अलग है और मॉडल नंबर भी अलग। दोस्तों हॉलपैक एक माइनिंग डंप ट्रक हुआ करता था। हॉलपैक ब्रांड का शुरुआत 1953 में हुआ था और 1999 में कामास्तु ब्रांड ने इस हॉलपैक ब्रांड को खरीद लिया और अभी हॉलपैक कामास्तु नाम से ही आता है मार्केट में। लेकिन आज भी लोग माइंस एरिया में कैट 4 या कामास्तु बड़े डंप ट्रक को नाम देता है हॉलपैक। ये नाम एक तरह से माइंस कल्चर का हिस्सा बन चुका है। फिर ये है बुलडोजर। बुलडोजर इस डिस्चार्ज किया हुआ मटेरियल को पुश करता है और सरफेस को ये लेवल करता है, क्योंकि ये डंपर ज़्यादा पीछे नहीं जा पाता, क्योंकि इसका मिट्टी बहुत नरम होता है इस जगह का। इसीलिए इस बुलडोजर से ही काम कराया जाता है। इस मिट्टी और पत्थर को हटाने के बाद जो कोल निकलता है माइन से, उस कोल को माइंस का ऊपर रखा जाता है कोल यार्ड में, जिसको कोयले का डिपो भी कहते हैं। इस कोल को लोड किया जा रहा है टाटा हिटाची से HR में। कोल को फिर से कैसर मशीन में तोड़ा जाएगा, क्योंकि स्टील प्लांट पावर प्लांट का रिक्वायरमेंट छोटा साइज का कोल लेना होता है, इसीलिए इसको कैसर मशीन में तोड़ा जाता है, फिर इसको बाहर भेजा जाता है। ये कोयला उन पेड़ पौधों का गिफ्ट है जो लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के नीचे दब गए थे और समय के प्रेशर और हीट से कार्बन फ्यूल में बदल गए, और आज के टाइम में हम लोग एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं इस कोयले को। कोयले का अलग अलग टाइप भी होते हैं, मेनली 4 टाइप। सबसे पहले एंथोसाइड, जो हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होते हैं। फिर है बिटुमिनस, जो मीडियम कार्बन कंटेंट होते हैं। फिर है लिग्नाइट, जो लो कार्बन कंटेंट होते हैं। और 4 नंबर में है पीट, जो कोयले बनने का पहला स्टेज होता है। इस इटापाड़ा माइंस में सब बिटुमाइन और लिग्नाइट टाइप का कोयला ज़्यादातर निकलते हैं। सब बिटुमाइन मतलब बिटुमाइन से कार्बन कंटेंट जिसका थोड़ा कम होता है, उसको सब बिटुमाइन कहा जाता है। दोस्तों भारत के 2 सबसे इम्पोर्टेंट कोल फील्ड बेल्ट है, झरिया और रानीगंज। रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर झरिया कोलफील्ड बेल्ट पड़ता है, जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट में नॉन कोकिंग कोल पाया जाता है, जो थर्मल यूजेबल है। यह पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। लेकिन झरिया कोलफील्ड बेल्ट जो झारखंड में लोकेटेड है, ये इंडिया के सबसे बड़े कोकिंग कोल रिजर्व है। झरिया का कोल स्टील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसीलिए कहा जाता है झरिया का कोल का क्वालिटी रानीगंज का कोल का क्वालिटी से अच्छा है, स्पेशली स्टील इंडस्ट्री के लिए। इस रानीगंज कोल फील्ड बेल्ट में हाई क्वालिटी बिटुमिनस टाइप कोल के लिए जाना जाता है पूरे इंडिया में, क्योंकि पूरे इंडिया में इस बिटुमिनस हाई क्वालिटी कोल रानीगंज कोल फील्ड बेल्ट से ही निकाला जाता है। इस कोयले को केसर मशीन में डाला जा रहा है छोटा टुकड़ा में तोड़ने के लिए। फिर ये छोटा टुकड़ा होने का बाद कन्वेयर बेल्ट में डिस्चार्ज होगा। कन्वेयर बेल्ट होके ये नीचे डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इसको JCB से लोड किया जा रहा है HR में। HR में लोड होके ये चला जाएगा बंजीमारी रेलवे साइटिंग में इसमें वागन लोड होगा इस कोयले से। फिर पूरा रैक चला जाएगा अलग अलग पावर प्लांट के लिए, स्टील प्लांट के लिए। इस इटापाड़ा माइन से 3 किलोमीटर दूर एक और माइंस है, नाम है मोहनपुर कोलियरी। ये एक ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है जो ECL का अंडर में ऑपरेट होते हैं। ECL कोल इंडिया लिमिटेड का ही एक सब्सिडरीज है। कोल इंडिया लिमिटेड का टोटल 8 सब्सिडरीज है, जिसमें से 60 सब्सिडरीज डायरेक्ट प्रोडक्शन करता है, जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL माइनिंग एरिया वेस्ट बंगाल और झारखंड के ईस्टर्न पार्ट में। फिर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL माइनिंग एरिया झारखंड के झरिया और बोकारो कोलफील्ड बेल्ट। फिर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCCL माइनिंग एरिया झारखंड के सेंटर पार्ट में, जैसे रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह। फिर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL माइनिंग एरिया महाराष्ट्र और MP। फिर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL माइनिंग एरिया छत्तीसगढ़ के भिलाईपुर, रायगढ़ और कोरबा। एशिया के लार्ज ओपन कास्ट माइंस है और MP के कुछ एरियाज में माइनिंग करते हैं। फिर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL माइनिंग एरिया MP और UP। फिर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL
माइनिंग एरिया उड़ीसा 200 मिलियन टन हर साल में ये प्रोडक्शन देता है, जो CIL का फर्स्ट प्रोडक्शन सब्सिडरी है। फिर है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL। ये डायरेक्ट माइनिंग नहीं करती, बाकी सब्सिडीज के लिए सर्वे, प्लानिंग और टेक्निकल सपोर्ट के लिए बनाया गया है। और भी है नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, और इंटरनेशनल माइनिंग और भी सेक्टर है कोल इंडिया के पास। ये मोहनपुर माइंस बहुत पुराना माइंस है। ये मोहनपुर माइंस का शुरुआत ब्रिटिश टाइम से हुआ है, साल 1800 में। उस टाइम बंगाल कोल कंपनी चलाता था इस माइंस को। वो एक प्राइवेट कंपनी था। तब अंडरग्राउंड माइंस हुआ करता था इस मोहनपुर माइंस। तब माइनस हैंड टूल से कोल को काटता था सुरंग का अंदर जाके, और काफ़ी रिक्सी जॉब था और एक्सीडेंट तो काफ़ी कॉमन हुआ करता था उस टाइम में। फिर 1835 में टैगोर कंपनी का अंडर आया रानीगंज कोल फील्ड का बहुत सारा कोल माइंस का ओनरशिप। ओनर का नाम था प्रिंस द्वारका नाथ टैगोर। फिर इंडिया के कोल माइंस नेशनलाइजेशन के बाद 1975 में ECL का अंडर में आया। फिर अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट माइंस में फोकस किया। इससे फायदा ये हुआ, प्रोडक्शन भी बढ़ा और वर्कर को सेफ्टी भी मिला। फिर साल 2000 में छोटा माइंस हुआ करता था। प्रोडक्शन कैपेसिटी 0.4 मिलियन टन पर एनएम था और माइंस का एरिया 115 हेक्टेयर्स था। फिर 2018-19 में ओपन कास्ट और एक्सपेंशन हुआ, फेज 2 बना। इससे प्रोडक्शन दुगना हो गया 1 मिलियन टन पर एनएम का हिसाब से, और माइंस एरिया बढ़ के 165 हेक्टेयर बना। और आज का मोहनपुर एक OCP है। यहाँ पे बिटुमेन टाइप का कोयले को निकाला जाता है, जो थर्मल यूज के लिए बहुत सुटेबल होता है। इस माइंस का डीप है 144 मीटर के आसपास, और कोल रिजर्व है 11 मिलियन टन के करीब। इस माइन से भी इटापड़ा कोल माइंस का जैसे ही सेम प्रोसेस करके कोयले को निकाला जाता है। इस मोहनपुर कोलियरी से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और कोलियरी पड़ता है, नाम है गोदंडी कोलियरी। गोदंडी कोलियरी भाटास मोड़ से कुछ ही दूर में जामग्राम गांव का पास ये लोकेटेड है। ये माइंस भी एक ओपन कास्ट माइंस है, जो ECL का द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस एरिया में ब्रिटिश टाइम से कोल माइनिंग हो रहा है। 1800 सेंचुरी में इस एरिया में अंडरग्राउंड माइनिंग किया जाता था, और फिर नेशनलाइज के बाद ओपन कास्ट में धीरे धीरे बदलता गया। ये माइंस सहारनपुर एरिया में आता है, जो बाराबुनी ब्लॉक का अंडर पड़ता है, और झारखंड बॉर्डर इस माइंस से कुछ ही किलोमीटर दूर में है, जो रानीगंज कोल फील्ड एरिया में ही ये सब माइंस है। ये माइंस बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे एरिया में अंडरग्राउंड माइनिंग करती थी, और इस एरिया में बहुत सारा और भी ओपन कास्ट माइंस है, जिसका अंदर अंडरग्राउंड माइनिंग पहले हुआ था। ये सबूत मिलता है। इस माइंस का डीप 100 मीटर एवरेज है, और इसका कोल सब बिटुमाइन और बिटुमाइन टाइप का ही निकलता है। इस माइंस से कुछ ही किलोमीटर दूर ईस्ट साइड में एक और माइंस है, जो है कापिस्टा माइंस, जो बेगुनिया कोलियरी के अंडर में आता है, और बेगुनिया कोलियरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये ECL का अंडर में है, और इसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है काम करने के लिए। प्राइवेट कंपनी का नाम है अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे इस माइन में काम कर रहा है। इंडिया में कोल माइनिंग पहले सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड और उनके सब्सिडरी करती थी, लेकिन 1993 के बाद कैप्टिव कोल ब्लॉक पॉलिसी के तहत प्राइवेट कंपनीज को भी अपना इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, ये सब के लिए कोल माइंस अलाउ होने लगा। प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, जिंदाल पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर और भी छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज इस कोल माइंस में इंटरेस्ट किया है। आज का समय में सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर इस कोल माइंस का अडानी इंटरप्राइज को माना जाता है, और भी छोटा छोटा बहुत सारा कंपनी इंटरेस्ट किया है और कोल माइंस को अभी लीज पे ले रहा है। इस माइंस को गोदंडी बेगुनिया OCP के नाम से भी जाना जाता है। ये माइंस क्लस्टर 4 सहारनपुर एरिया का अंडर में आता है। क्लस्टर 4 में टोटल 3 माइंस इंक्लूडेड है। इस माइंस का कैपेसिटी 2.0 मिलियन टन पर एनएम, मतलब 20 लाख टन एक साल में ये मटेरियल को सप्लाई कर सकता है, मटेरियल उठाता है। इस माइंस से कुछ ही दूर बाद एक और माइंस है, नाम है सोरसातोली कोल माइंस। ये भी एक ओपन पिट माइंस है, और इसको ऑपरेट करता है एक प्राइवेट कंपनी, जो कि फुल्ली प्राइवेट है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी अभी ऑन कर रहे हैं, नाम है इंटीग्रेटेड कोल माइन लिमिटेड,
जिसको शॉर्ट में ICML कहते हैं। ICML एक छोटा कंपनी है जो पेरेंट ग्रुप के अंडर में काम करती है, जो है RP संजीव गोयनका ग्रुप। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका पास पावर, एनर्जी, IT, पोर्ट ये सब कुछ है और भी सेक्टर इसके पास है। इस माइंस का कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2.7 मिलियन टन पर एनएम। 2023 में प्रोडक्शन हुआ था 1.29 मिलियन टन। जितना भी कोल निकाला जाता है इस माइन से वो बाहर बेचा नहीं जाता, बल्कि गोयनका ग्रुप अपना पावर प्लांट और एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। इस माइंस का कोल जाता है कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन। ये एक पावर यूनिट कंपनी है जो कोलकाता एरियाज में बिजली जनरेट करता है और सप्लाई भी करता है। मतलब RPSG पेरेंट है और उसके नीचे CESC और ICML दोनों कंपनी चल रही है। इस माइंस का एरिया है 6.7 किलोमीटर स्क्वायर और डीप है 170 मीटर के आसपास। इस माइंस को अप्रूवल मिला था 1993 में और इसका प्रोडक्शन 1996 में ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। इस माइंस में अभी तक 35 से 40 मिलियन टन कोल बचा हुआ है। दोस्तों, इस रानीगंज कोल बेल्ट में बहुत सारे कोल माइन एक्टिव है, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों शामिल है। और पूरे इंडिया में और भी स्टेट में कोल रिसोर्स है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। पूरे इंडिया का कोल रिसोर्स को देखें तो है 378 बिलियन टन, जिसमें से कंफर्म कोल है 200 बिलियन टन, सर्वे हुआ है 150 बिलियन टन और गैस लेवल पर है, मतलब अनुमानिक ये है 26 बिलियन टन। पूरे इंडिया में साल में 1 बिलियन टन कोल निकाला जाता है और इंडिया में टोटल कोल रिसोर्स है 378 बिलियन टन के आसपास। तो सिंपल से कैलकुलेशन से हमें ये पता चलता है कि इंडिया का कोल अभी 362 साल तक चल सकता है, अगर प्रोडक्शन रेट सेम रहे और सब कोल को उठाना पॉसिबल हो। फिर भी इंडिया विदेश से कोल इंपोर्ट क्यों करता है? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन, इंडिया का कोल का खर्चा प्रोडक्शन से भी ज़्यादा है, इसीलिए ये साल में 260 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करता है दूसरे देश से, जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और USA। और दूसरा रीजन, इंडिया का पास हाई क्वालिटी कोल लिमिटेड है, इसीलिए दूसरा देश से मंगाना ही पड़ जाता है स्टील प्लांट के लिए। इंडिया दूसरे देश को कोल एक्सपोर्ट भी करता है। 2023 से 24 का बीच में 8 लाख टन कोल एक्सपोर्ट किया था, जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा देश को। माइन से कोल को उठा के कोल यार्ड में रखा जा रहा है, जो आप अभी अनलोड करते हुए देख रहे हो। फिर इसको केसर मशीन में केसर किया जाएगा। इस माइंस का ईस्ट साइड में एक और माइंस है, नाम है चुरुलिया कोल माइंस, जिसको चुरुलिया कोलियरी के नाम से भी जाना जाता है। चुरुलिया विलेज एक फेमस विलेज है क्योंकि काजी नजरुल इस्लाम का बर्थ प्लेस है और ये चुरुलिया विलेज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। चुरुलिया विलेज का माइंस ब्रिटिश टाइम से शुरू हुआ था 1944 में। अभी आप जिस गाड़ी को कोल लोड करते हुए देख रहे हो ये है व्हील लोडर, इसको पे लोडर भी कहते हैं। ये एक बॉकेट में 5 से 7 टन लोड को उठा सकता है, मतलब एक बॉकेट में 5 से 7 टन कोल को ट्रक का अंदर भर सकता है, लोड कर सकता है। ये डीजल इंजन वाला हैवी पावरफुल मशीन होता है। इस माइन से भी बिटुमिनस टाइप का ही कोल निकलते हैं। बिटुमिनस टाइप का कोल का भी अलग अलग ग्रेड होता है। अगर कोकिंग क्वालिटी का कोल हो तो उसको प्राइम कोकिंग, मीडियम कोकिंग और सेमी कोकिंग ग्रेड दिया जाता है। अगर नॉन कोकिंग कोल हो तो इसका ग्रेड G1 से G7 का बीच डिक्लेयर होता है, बेस्ड ऑन GCV। एग्जाम्पल, G1 सबसे बेस्ट 7000 किलो कैलोरी पर केजी, मतलब 1 किलो कोल जलाने से 7000 किलो कैलोरी ये एनर्जी रिलीज करेगा। फिर है G10 मीडियम ग्रेड, मतलब 43,000 से 46,000 कैलोरीज पर केजी में पाया जाता है। और G17 सबसे लो 22,000 से 25,000 किलो कैलोरीज पर केजी पाया जाता है। मतलब बिटुमिनस कोल एक ब्रांड कैटेगरी है और उसके अंडर जो क्वालिटी आएगी उसी हिसाब से उसको ग्रेड G1 से G17 या कोकिंग ग्रेड डिसाइड किया जाता है। आसान लैंग्वेज में कहे तो 1 किलो कोल को अच्छा से जलाने से
एक 100 वाट का बल्ब 30 से 37 घंटा तक चल सकता है। यहाँ आप देख रहे हो इस कोल को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है माइन से रेलवे साइटिंग तक। ये डंपर का मदद से, ये है टिपर डंपर। ये एक टिप में 20 से 30 टन कोल लोड ले जा सकता है। दोस्तों, इस कोयले को अगर लोकल लोगों का हिसाब से देखें तो कोयला जो हल्का होता है वो अच्छा कोयला माना जाता है, और जो ब्लैक होता है उसको अच्छा कोयला माना जाता है, और जो हार्ड पत्थर का ऐसा होता है उसको पत्थर कोयला कहते हैं या बैंड कोयला भी कहते हैं। इस कोयले को पहचानने का और भी बहुत सारा टेक्निक होता है लोकल आदमी का पास। इस कोयले को बाराबुनी रेलवे साइटिंग में रैक लोड किया जाता है। इस रैक में जो वैगन है इसको बोगी भी कहते हैं। ज़्यादातर 58 बोगिस होते हैं और एक बोगिस में 70 से 71 टन कोल लोड ले सकता है। इस बोगिस के लोड कैपेसिटी अलग अलग भी होते हैं, बोगिस के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक पूरा रैक में 58 बोगिस लगाया जाए तो टोटल लोड 400 टन से भी ज़्यादा ये ले जा सकता है। एक ही ट्रेन एक ही बार में पूरा पावर प्लांट को चलाने लायक कोल ले जा सकता है। दोस्तों, ये तो है कुछ ओपन कास्ट माइंस का व्यू। और भी रानीगंज कोलफील्ड बेल्ट में बहुत सारे ओपन कास्ट माइंस है और अंडरग्राउंड माइंस भी है। तो आपको किस माइंस का वीडियो चाहिए ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल में रेगुलर अपलोड करते रहता हूँ।